जो अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो है एनजीओ की प्रमुख विशेषताओं बताइए। यानी गैर सरकारी संगठनों की हमको विशेषताएं बताना है। तो इस प्रश्न का जो थीम होगी लिखने का मतलब कि वो होगा, पहले एनजीओ के बारे में बता देंगे, परिभाषा लिख देंगे, फिर हेडिंग डाल के लिख देंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं किताब में क्या दिया हुआ है। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन से तात्पर्य उन स्वैच्छिक संगठनों से होता है या उन संगठनों से होता है जो समाज सेवा के भाव से प्रेरित होकर समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। यानी एनजीओ को समाज सेवी बुद्धिजीवी लोग जो जैसे समाज की सेवा के बारे में, जैसे हम ही लोग हैं, कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, कोई भी जो समाज सेवी समाज के बारे में अच्छा सोचता है, यानी समाज सेवियों बुद्धिजीवियों द्वारा समाज सेवा के भाव से प्रेरित होकर उनका स्वैच्छिक रूप से निर्माण किया जाता है, उनका गठन किया जाता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है समाज के तरह तरह से अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। इनका उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों का कल्याण करना, विकास के लिए कार्यक्रम का निर्माण करना, ठीक है। और ये सब करके स्थानीय जनता की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करके कार्यान्वयन को क्रियान्वित करना होता है, यानी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना होता है। यानी केवल ये इतने काम नहीं करते हैं कि समाज के पिछड़े वर्गों को कल्याण करते हैं, विकास के लिए कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, स्थानीय जनता की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करके कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं, ये यह भी काम करते हैं। यानी इनके उद्देश्य यही होते हैं, ज़्यादातर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। गैर सरकारी संगठन जो होते हैं स्थानीय राज्य या संघीय सरकार का हिस्सा नहीं होते। यानी जैसे नाम में ही लिखा है कि गैर सरकारी, यानी सरकारी संगठन नहीं होते हैं, बल्कि ये स्वयंसेवी और स्वैच्छिक संस्थाएं होती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, जहाँ पे जो भी लोग इसके संगठन के सदस्य होते हैं वो स्वैच्छिक रूप से स्वयं सेवा के आधार पर जुड़े होते हैं, समाज के और देश के कल्याण करने के लिए जुड़े होते हैं, ना कि लाभ कमाने के लिए जुड़े होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ट्रस्ट, सोसाइटी या गैर लाभकारी कंपनियां आदि शामिल होती हैं। ठीक है। गैर सरकारी संगठनों के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो इनके उद्देश्य होते हैं, सबसे पहले जो उद्देश्य होता है ये होता है कि पीड़ित लोगों में ये क्या करते हैं, चेतना को जगाने का काम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण से संबंधित कोई एनजीओ बन गया है जो महिलाओं की सशक्ति, तो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार हुई है या उसके साथ कोई बलात्कार जैसी घिनौनी कोई कृत्य हुआ है, तो उसके प्रति उसको जागरूक करेगी कि नहीं देखो कितना जरूरी है वहाँ पर रिपोर्ट लिखाना, ठीक है ना, उसके प्रति कैसे इसको विरोध कर सकते हैं, कहाँ इसका, तो ये सारी चीज़ें उनमें पीड़ित लोगों में चेतना जगाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मान लो कोई सरकारी कल्याणकारी यानी सरकार की कोई योजना है, कल्याणकारी कार्यक्रम है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए आयुष्मान भारत योजना आई है, इसके बारे में जो गांव में रहने वाला जो बेचारा सीधा साधा आदमी है, जिसके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है, उसको क्या पता चलेगा? तो ये लोग जाएंगे जो स्वैच्छिक रूप से होते हैं, जनता को कहेंगे कि तुम आयुष्मान कार्ड बनवा लो, इसका ये फायदा होगा, उसको बताएंगे। तो जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उनके बारे में ये लोगों को जागरूक करते हैं। ये एक और काम करते हैं, लोगों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। लोगों की, जनता क्या मांग कर रही है एक्चुअल में, उसको कौन सी पीड़ा है, क्या उसकी आवश्यकता है, इससे उसको परिचित कराती है। एक तरफ क्या कर रही थी, जो सरकार कर रही थी, सरकार की योजनाएं थी, सरकार के कार्यक्रम थे, जो सरकार की चीजें थी, उससे लोगों तक पहुंचा रही थी, ठीक है। और एक तरफ दूसरे तरफ कर रही जो सरकार की समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की मांगे हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनके प्रति सरकार को जागरूक करने का काम कर रही है, ठीक है ना, सरकार को अवगत कराने का काम कर रही है। ये क्या करते हैं, स्थानीय संसाधनों को विकसित करने का काम करती है। यानी जो एनजीओ होते हैं, जो स्थानीय स्तर पर संसाधन होते हैं, जैसे कोई तालाब है, अब तालाब में जनता को जागरूक कर देगी या तालाब के ओनर को जागरूक कर देगी, इसमें मछली पालन काहे नहीं करवाते, बगल में भेड़ पालन करवा लो, बकरा पालन करवा लो, तो इससे तुमको लाभ होगा। तो जो स्थानीय स्तर के संसाधन है, जैसे खाली पड़ी जमीन है तो वहां पे मंडी बनवा दो, कह दो मंडी बनवा ले, और यहाँ पे जो लोग मंडी बनवाएंगे ग्राम समाज की जमीन में, तो जो गांव के जो प्रधान होगा, जो गांव का फंड होगा, उसको लाभ होगा, फिर विकास के काम होंगे। तो स्थानीय संसाधनों को विकसित करने का काम करते हैं और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं, स्थानीय सहयोग को चिन्हित करने का काम करते हैं। मान लो कोई सरकार की योजना है या कोई एनजीओ ही अपने स्तर पर कोई कल्याणकारी काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो कोई स्थानीय, जैसे सिलाई मशीन बंटवाना है, गरीब महिलाओं को, लड़कियों को बंटवाना है, या उनको जूता मोजा, स्कूल के ड्रेस, किताबें बंटवाना है, तो
स्थानीय स्तर पर कोई व्यक्ति होगा ना जो उनको सपोर्ट करेगा, सोचेगा हम भी कल्याण कर ले, तो स्थानीय सहयोग को चिन्हित करने का काम भी ये करते हैं। मतलब उनको पता लगाते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी कोई व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है और हमारी सहायता कर सकता है। और ये क्या करते हैं, जो सामाजिक समस्याएं होती हैं एवं ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं का आकलन करते हैं। जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनको समझते हैं, उनको आंकते हैं, उनको समझते हैं अच्छे, उनको उनका पता लगाते हैं और ज़रूरतमंद की इस आवश्यकता का आकलन करते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, यानी उद्देश्य ये होते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं अगर विशेषताओं की बात करें तो समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन अथवा स्वैच्छिक संगठनों की निम्नलिखित विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली चीज इसकी विशेषता ये होती है, जो स्वैच्छिक संगठन होते हैं या एनजीओ होते हैं, इनका निर्माण स्वेच्छा पर निर्भर करता है। यानी इनका निर्माण जैसे कोई किसी समस्या को देखकर किसी का मन द्रवित हो गया, अनाथ बच्चों को देखकर किसी के मन में दया आ गई और उसने सोचा नहीं मैं ऐसा व्यवस्था बनाऊंगा, ऐसा संगठन बनाऊंगा जो अनाथ बच्चों को सहारा देगा, उनको उनको सुविधा देगा, उनको घर देगा। तो ये स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं। यानी जो स्वैच्छिक संगठन, एक प्रकार से ये स्वैच्छिक संगठन होते हैं, इनका निर्माण लोगों की स्वेच्छा पर होता है, बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है, कल्याण जो समाज सेवी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके निर्माण के पीछे सरकारी प्रयास नहीं होता है, यानी इसके निर्माण के पीछे सरकारी प्रयासों के बजाय किसी व्यक्ति की अपनी प्रेरणा उत्तरदायी होती है। ठीक है, इनका निर्माण जो होता है प्राय जन कल्याण के लिए किया जाता है। कोई पैसा कमाना नहीं होता है, जनता का कल्याण करना होता है, समाज का कल्याण करने के लिए गठित किए जाते हैं। ठीक है, इस संगठन की जो पहल होती है, यानी ये शुरू किया गया उसके लिए कोई इनिशिएटिव लेगा ना तभी तो, और जब ये शुरू हो जाता है तो इसका पूरा एक हिसाब से इसको चलाना पड़ता है, प्रशासन करना पड़ता है। ये कैसे होता है, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर होता है। यानी अंदर जो बातें होती है एक दूसरे की, जो संगठन में सदस्य होते हैं, क्योंकि स्वैच्छिक आधार पर होते हैं, किसी को दबाव तो होता नहीं है, तो सब एक दूसरे की बात सुनते हैं। यानी संगठन की पहल, यानी अगर कहें तो संगठन की पहल और प्रशासन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वयं इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी इसका जो प्रबंधन होता है, प्रशासन होता है, पहल होती है, ये स्वतंत्रता रूप से इसके सदस्य ही करते हैं बिना किसी बाहरी दबाव के। फिर इसको बना लिया जाता है, बना करके एक नाम लिख दिया जाता है, इसके उद्देश्य, इसकी कार्यप्रणाली, इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या क्या काम करेगा, कितने सदस्य होंगे, कितना, कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन कोष मंत्री होगा, ये सारी चीज़ें बता दिया जाता है। फिर इसको एक फॉर्मेलिटी होती है, सरकार के सामने कोई भी चीज़ होगी तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी कानून के तहत उनको पंजीकृत किया जाता है। तो उसको एक उपयुक्त अधिनियम के तहत, यानी जो संगठन बना, जो स्वयंसेवी संगठन बना या कहें एनजीओ बना, उसको एक उपयुक्त अधिनियम, जैसे कोई संगठन शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई संगठन बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, कोई महिला, कोई लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो जाता है उसके खिलाफ, उसके लिए काम कर रहा है, उनको सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, तो उनको उसी आधार पर अलग अलग कानून बनाए गए हैं और उसके तहत उनको पंजीकृत किया जाता है। तो उसी लिए कहा जा रहा है ये जो संगठन बन जाते हैं स्वयंसेवी स्वैच्छिक संगठन, इन्हें एक उपयुक्त अधिनियम जैसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम या 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 या इसी तरह के अन्य कोई जो अधिनियम होंगे उनके अधीन इनको रजिस्टर कर लिया जाता है। इन स्वैच्छिक संगठनों में संगठन की दृष्टि से एक साधारण सभा, एक प्रबंध समिति होती है। यानी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, एक साधारण सभा होगी, एक प्रबंध समिति होगी, पुरुष, महिलाएं, व्यवसायी, सरकारी व्यक्ति इत्यादि के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यानी किसी के हित के लिए इसका गठन किया जा सकता है। ठीक है ना, इन संगठनों का उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित होते हैं, यानी जो इसका एक संविधान तैयार किया जाता है। ठीक है ना, और उसमें इसके उद्देश्य, इसके लक्ष्य, इसके प्रावधान, इसमें कौन अध्यक्ष होगा, सारी चीजें लिख दिए जाते हैं, इसके नियम लिख दिए जाते हैं, इसकी सदस्यता का शुल्क होगा कि नहीं होगा, इसके कितने सदस्य होंगे, क्या योग्यता होगी, सब लिख दिया जाएगा। गैर लाभकारी प्रकृति के होते हैं, इनका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि इनका उद्देश्य कल्याण करना होता है। इन संगठनों के वित्तीय स्रोत सरकारी और निजी अनुदान होता है, यानी इनको जो पैसा मिलता है या तो इसके संगठन के लोग खुद ही पैसे वाले होते हैं, कोई काम करके, कोई योजना डाल करके, कोई कंप्यूटर की दुकान खोल करके या कोई उद्योग खोल करके पैसा वहाँ से कमाएंगे। जैसे आपने देखा होगा चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उससे जो पैसा मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, कल्याण के कामों में यूज हो रहा है या कम कीमत पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो जो ये कल्याणकारी काम करते हैं उसके लिए जो वित्तीय स्रोत होता है सरकारी और निजी अनुदान से आता है। सरकार भी इनकी मदद करती है, निजी अनुदान भी मिलता है और बाहर से भी इनको पैसा मिलता है कभी कभी।
गैर सरकारी संगठनों की अपनी गैर लाभकारी प्रगति एवं अपने कल्याणकारी स्वरूप के कारण पिछड़े एवं वंचित वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण में प्रभावी भूमिका होती है। यानी इनका जो गैर लाभकारी प्रगति है, क्योंकि लाभ के उद्देश्य से काम करते नहीं है, ठीक है ना, ये कल्याण के उद्देश्य से काम करते हैं। इसकी वजह से जो पिछड़े लोग होते हैं, वंचित वर्ग होते हैं, इनके सामाजिक आर्थिक कल्याण में इनकी प्रभावी भूमिका होती है। इसलिए इनको वर्तमान में अत्यधिक लोकप्रियता मिल रही है।